तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज दोपहर में एक खबर पड़ी, HSSC चेयरमैन ने पद से इस्तीफा दिया। मैंने बोला मैं यार दोबारा खबर पढ़ाया तो सच में ये खबर थी। और उस टाइम गाड़ी चलाने लग रहे थे, ऑन द स्पॉट वीडियो बनाई। बहुत सारे भाइयों के तो ऐसे कॉल आए कि यार वो तो हमने खिलाफत में थे, लेकिन सच में दुख हुआ, चेयरमैन साहब ने इस्तीफा दे दिया। दिल से साफ थे, ईमानदार थे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, उनकी नौकरियां अटकी, अब वो भी हम जिक्र करांगे। हमारे साथ हैं HSSC के फिलहाल तो चेयरमैन हैं ही, श्री भोपाल सिंह खत्री जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। 9 साल का आपका एक्सपीरियंस जी, 3 साल आप चेयरमैन रहे और अभी पूरे 3 साल 24 तारीख को हो जाएंगे। आपका जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं निवर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं जी, उन्होंने 6 साल मेरे को इस आयोग का सदस्य के रूप में मेरे को रखा, फिर चेयरमैन बनाया। मैं दिल की गहराइयों से उस कर्मयोगी की जो है आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं अपने कार्यकाल से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और आज मैं इस बात को पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारे नेतृत्व में जो आयोग था उसने 45,000 भर्तियाँ की, जो आज तक हरियाणा में एक रिकॉर्ड है। पिछले ही 1 महीने में ही हमने 22,000 भर्तियाँ की और 23,000 हमने पिछले 3 साल में की, तो 45,000 भर्तियाँ करने वाला ये आयोग है, तो मैं इसको अपनी उपलब्धि मानता हूँ। उसके साथ साथ मेरे को एक रंज और है कि हम शायद माननीय न्यायालय को कुछ बातें अपनी समझाने में नाकामयाब रहे हैं, और जहाँ TGT और 56 और 57 ग्रुप की बात है, उनके रिजल्ट नहीं निकाल पाया मैं अपने टाइम में। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं अपने कार्यकाल में एक ये बड़ी भर्ती नहीं कर पाया और बच्चे आंदोलन के लिए भी मजबूर हो गए। शायद हम कहीं न्यायालय में, मैं किसी और को जिम्मेदारी नहीं दे रहा हूँ, शायद हम अपनी बात न्यायालय को समझाने में नाकामयाब रहे। आपने लाइन कही, न्यायालय को आप अपनी बात समझाने में नाकामयाब रहे। क्या यूं भी लगा है कि भाई वो भर्तियों में कोई ना कोई तो गलती हमसे हुई है, इसीलिए न्यायालय अड़िग है, या फिर आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, बाय मिस्टेक ऐसा होगा? नहीं, ऐसा हो सकता है कि जो हमारी सरकार ने पॉलिसी बनाई थी एक गरीब व्यक्ति के लिए, 5 नंबर जो अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है 5 नंबर के, जिसके घर में आज तक नौकरी नहीं है, जो विधवा है, फादरलेस है, ऐसी एक श्रेणी जो आज तक ग्रस्त थी, उसको लाभ देने के लिए बनाई थी जी। तो वो शायद किसी को पसंद नहीं आई हो, तो उसको चैलेंज किया। तो मेरा तो सिर्फ ये है कि कोर्ट को इतना लंबा नहीं ले जाना चाहिए था ये केस, तो हमारे को डायरेक्शन कर देते कि ये 5 नंबर गलत हैं, इसके बिना आप नौकरी को भी भर्ती करें। स्टे जो था वो मेरे को दुखी मन से कह रहा हूँ मैं कि जो इतना लंबा स्टे हो गया, स्टे की कोई कारण नहीं होना चाहिए था, हमारे को डायरेक्शन होनी चाहिए थी कि रिजल्ट ऐसे नहीं ऐसे बना लो आप। मैंने ये भी अपडेट कहीं से मिली कि स्टे किसी और स्टेट में कोई हाई कोर्ट बच्चों के नौकरियों पे लगाता ही नहीं, पहली बार हरियाणा हाई कोर्ट में ऐसा स्टे लगा। ये सच है कि नहीं है सर? चलो, मैं एक नहीं कह सकता, माननीय न्यायालय के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जी। न्यायालय भी दोनों ही पक्षों को देखता है कि किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है जी। पर ये इतना जो कोई निर्णय में देर जो है तो वो अच्छी नहीं लगती, देर नहीं होनी चाहिए, निर्णय जल्दी होना चाहिए, इधर या उधर कोई। देखो भाई, अगर ये भर्तियां हो जाती HSSC की, जो 56-57 की, TGT की, तो इतनी ज्वाइनिंग आप दे पाते। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया का रिकॉर्ड टूट जाता कि भाई HSSC ने इतनी ज्वाइनिंग इतने कम समय में दे दी, पूरे इंडिया का रिकॉर्ड टूट जाता अगर ये 19 तारीख वाला मामला जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता तो। नहीं, शायद ऐसा नहीं है। यूपी में एक ही भर्ती में लगभग 60,000 लोग भर्ती हुए थे, शायद वो टीचर की भर्ती थी, तो ऐसा तो नहीं है कि हम वहाँ की जनसंख्या भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान से ज्यादा है। पर एक स्टेट ने एक ही भर्ती में 60,000 लोगों को रोजगार दिया, बहुत बड़ी उपलब्धि थी जी।
तो अब आपने अचानक ये मैसेज दे दिया कि भाई मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूं, इसके पीछे का क्या कारण है? दबाव आपके ऊपर था, आप खुद ये सोच रहे थे कि भाई अब दे देना चाहिए, या क्या कारण था? नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। जो निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो मेरे से बहुत स्नेह करते हैं, और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो हमारे जो 10 अच्छे मित्र होते हैं उनकी श्रेणी में हैं। हमने लगभग 20 साल तक मनोहर लाल जी के साथ काम किया, संगठन में भी किया, पार्टी में भी किया और सरकार में भी किया। तो वो तो कोई दबाव इस तरह का नहीं था। उसके पीछे जो मेन कारण ये था कि 23 मार्च को हमारा कार्यकाल पूरे आयोग का समाप्त होने जा रहा था। 23 मार्च को? 23 मार्च को। जी। और 23 मार्च तक देश में आचार संहिता लग जाती और ये जो कुर्सी है चेयरमैन की खाली हो जाती। तो मैंने स्वयं दोनों सीएम साहब को बिठा के कहा कि मेरा आप रिजाइन ले लीजिए और यहाँ जल्दी किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर दीजिए चेयरमैन के लिए, ताकि ये संवैधानिक संकट ना आए। तो मैंने 23 मार्च से पहले ही ये निर्णय लेते हुए अपना रिजाइन मुख्यमंत्री जी को और गृह सचिव को दे दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे थे मनोहर लाल जी, इस बात के लिए उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई है कि आपने खुद स्वयं आगे आके इतना बड़ा कदम उठाया है। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप हमारे गुरु हैं, जब आप इतना त्याग कर सकते हैं तो 25% त्याग तो हम भी कर सकते हैं। इसी बात भी सही है, इतना बड़ा पद कोई छोड़ के राजी नहीं, इसके लिए तो भागदौड़ रहती है, बड़ी बड़ी अप्रोच लगती हैं। आपने इस्तीफा दे दिया, कोई संवैधानिक संकट ना पैदा हो जी, तो इसलिए ये किया कि वरना ये 3 महीने जब तक इलेक्शन ना होता जी, ये कुर्सी खाली रहती और कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता, बच्चे सफ़र करते। तो जो नया चेयरमैन है वो सब रिजल्ट भी निकाल पाएगा, एग्ज़ाम भी ले पाएगा, स्क्रूटनी भी कर पाएगा। तो इसलिए ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। मान लो 19 तारीख को उस भर्ती में होगा क्या, वो बाद में पूछूंगा। 19 तारीख को अगर रिजल्ट आ जाता है तो चेयरमैन भी अगर नया मिल गया तो क्या जो आचार संहिता उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन पे? नहीं, आचार संहिता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो आचार संहिता है उसको कॉपी मंगाई है अपने जी, तो उसमें एग्जाम लेने, स्क्रूटनी करने और रिजल्ट देने पे कोई रोक नहीं है, क्योंकि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये कोई नई भर्ती हम जारी नहीं कर रहे हैं। तो शायद ज्वाइनिंग का मेरे को पता नहीं है कि डिपार्टमेंट को ज्वाइनिंग भी शायद डिपार्टमेंट करा सकते हैं, पर ज्वाइनिंग कराते टाइम उन्होंने चुनाव आयोग की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बाकी जो अगले पहले चरण है इसमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, आचार संहिता लागू नहीं होती। ये मैं आपके माध्यम से उन बच्चों को भी संतुष्ट करना चाहता हूं जो नौकरी की कतार में है। अभी मैं जो सवाल पहले पूछना चाहिए था मैं वो पूछ रहा हूँ। 56-57 टीजीटी का 19 तारीख को क्या जजमेंट आएगा, पॉजिटिव आएगा, या भर्तियां 56 और 57 में से कोई कैंसिल भी हो सकती है? ये देखिए, जो हमारी पहली तारीख थी जी, उस तारीख पे जज साहब ने जजमेंट में तो नहीं कहा, पर बातचीत में उनसे ऐसा आभास हुआ था कि अगली तारीख पे मैं इस केस को इधर या उधर कहीं न कहीं कर देंगे जी। तो अगली जब तारीख आई तो एजी साहब शायद बीमार हो गए थे जी, वरना उस दिन ये निर्णय होने वाला था। अब मेरे को पूरी उम्मीद है कि 19 तारीख को इस केस का निपटारा हो जाएगा, चाहे वो हमारे पक्ष में हो चाहे हमारे विपक्ष में हो। पक्ष में होने की उम्मीद कितने प्रतिशत है? इधर तो आप बैठे हैं, उधर वो बच्चे एजिटेशन में बैठे हैं, इधर होगी या उधर होगी? नहीं, पक्ष में से मेरा मतलब ये है कि जो 5 नंबर रहते हैं या नहीं रहते सोशो इकोनॉमिक, सिर्फ 5 नंबर का ही मामला, 5 ही नंबर का मामला है और इतना बड़ा कोई मामला मतलब नहीं। कैंसिल का कोई मामला नहीं, कोई कैंसिल का कोई मामला नहीं। सिर्फ 5 नंबर पे सिर्फ 5 नंबर पे जो है वो घुंडी अटकी हुई है लगभग, और बाकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। सॉर्ट आउट हो चुकी है और हम सारी श्रेणियों के रिजल्ट हमारे तैयार हैं जी। जैसे ही कोई निर्णय आता है 48 घंटे में हम टीजीटी के और जो 56-57 और दूसरे ग्रुप हैं 1-2 जी, उनका रिजल्ट देने में हमारा आयोग सक्षम है। हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं अपने स्टाफ का, अपने सचिव का, मेंबरों का आभार प्रकट करता हूं कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक जाग के उन्होंने इतनी तैयारी कर रखी है कि अगर कोई निर्णय आता है तो उसके 48 घंटे में सारे रिजल्ट आ जाए। टीजीटी का कुछ बच्चे अक्सर ऐसा कह देते हैं जी 5 नंबर का रोड़ा है, 5 नंबर हटा के जिनके फर्क ना पड़े उनका रिजल्ट निकाल दो कम से कम। ये हमने जगदीप जी
न्यायालय से गुहार लगाई थी जी कि हम बिना 5 नंबर के रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या, जी या हम पटिशनर की सीटें छोड़ के रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या। जी यहाँ तक कि ऐसा है कि हमारे पास तो 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कैंडिडेट कम है, पोस्टें ज़्यादा हैं। हमने न्यायालय को कहा है कि उन रिजल्ट निकालने से कोई प्रभावित नहीं होता, कोई सफ़र नहीं करता, उनकी रिजल्ट निकालने की हमारे को आज्ञा दे दो जी मगर आज तक न्यायालय ने हमारी जो अपील है वो सुनी नहीं और आज तक आज्ञा नहीं दी हमारे। फायर ऑपरेटर जो ये 1,500-2,000 बच्चे रह रहे हैं, इनका कुछ होगा जी, या इनमें समस्या क्या फायर है? ऑपरेटर के इंस्टीट्यूट की लिस्ट हमने अपनी वेबसाइट पे डाल दी है जी कि फायर ब्रिगेड जो डिपार्टमेंट है जी उन्होंने ये कहा है कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो मान्य है। सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट से अफिलेटेड हैं। और फिर भी हमने इंस्टीट्यूटों और बच्चों को मौका दिया है कि कोई इंस्टीट्यूट ये कहता है कि मैं भी अफिलेटेड हूँ तो वो आके अपनी परमिशन लेटर या एनओसी या जो भी है अपने डॉक्यूमेंट दिखा दे, उस इंस्टीट्यूट को भी हम शामिल कर लेंगे और उससे पास आउट हुए बच्चों की भी सिलेक्शन कर देंगे। कुछ समस्या स्टेनो वालों के बच्चों की भी आई थी जी, जब स्टेनो बोली गई तो आवाज़ स्पीकर में दिक्कत थी, वो दिक्कत थी, तो क्या उनका भी सोल्यूशन होगा क्या सर? नहीं, हमारे पास ऐसी 10-12 एप्लीकेशन आई है जी हम एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या इस समय से कोई वहाँ नॉनसेंस क्रिएट हुई हो या कोई शोर ज़्यादा हो, इस तरह का विचार कर रहे हैं हम। ठीक है जी, 19 तारीख को सब रिजल्ट होप सो आ ही जाएंगे। अब आपको इस बात का कितना अफसोस है या खुशी है, इतना बड़ा पद जो पूरे हरियाणा को रोजगार देता था, आज आप इसको बाय बाय कर रहे हैं सर? नहीं, मेरे को कोई दुख नहीं है, मैं 100% संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। वहाँ ऐसा होता है कि एक दिन पहले कुर्सी पे बैठा होता है व्यक्ति और दूसरे दिन कुर्सी पे कोई और बैठा होता है और वो जो निवर्तमान है वो दरी पे उसके सामने बैठा होता है। तो हमारे को तो ये संस्कार मिले हैं। मनोहर लाल जी ने 5 सेकंड में अपना मुख्यमंत्री पद त्याग दिया है, उसके आगे तो मेरे जैसे चेयरमैन तो शायद 100 चेयरमैन होंगे हरियाणा में। तो इस बात का कोई मलाल नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सेवा करने का मौका मिला और मैंने हरियाणा से जो है नकल माफिया और इम्पर्सोनेशन ख़त्म किया है और ईमानदारी और मेरिट से हमने नौकरियां दी है। इस बात का लेके मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि अब भोपाल सिंह खत्री जी इस्तीफा देके कुरुक्षेत्र के इलेक्शन पे जाएंगे, या मेरी जो पर्सनल प्रेडिक्शन है आप नारायणगढ़ का इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, हम ये निर्णय सारा अपने पार्टी संगठन और जो हमारे लोग हैं, हमारे आका हैं जी, उन पे छोड़ते हैं कि वो हमारे से क्या काम लेना है। हम तो उस श्रेणी के व्यक्ति हैं, अगर कोई संघ कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में झाड़ू लगाने के लिए कहेगा झाड़ू भी लगाएंगे, इलेक्शन लड़ने के लिए कहेगा इलेक्शन भी लड़ेंगे। पर अभी मेरे को लगता नहीं कि जो पार्टी संगठन है मेरे को कुछ चुनावी राजनीति में उतारे। आपकी राजनीतिक इच्छा है भाई इलेक्शन लड़वाएंगे तो लड़े भी लेंगे? आदेश तो सर्वोपरि है, जो कुछ कहेंगे वो करेंगे। आपका अब मैं भावनात्मक सवाल पूछ रहा हूँ। आपका मैंने जब पहली बार इंटरव्यू किया था और उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यू आपने एक बार एक जिक्र किया था, वो मैं कई बार इंटरव्यूज में कर देता हूँ कि मेरे पास इतना बड़ा पद है और मैं पूरे हरियाणा के बच्चों को नौकरी देता हूँ और मेरी एक बहन जो विडो है और मैं मेरे भांजे को कोई ही सेट नहीं कर पाया, तो परिवार की भी गालियाँ खाई हैं, रिश्तेदारों की भी गालियाँ खाई हैं। तो अब उनका आपके प्रति क्या रुख है, क्या उनका कहना है और कैसे उस समाज में अपने सर्कल में फिर से एंट्री करेंगे? नहीं, वो 100% सही है। अगर मैं कहीं पिक एंड चूज करता या मैं पैसे लेके नौकरी लगाता जी, तब उनको दुख होता कि हमारा बेटा नहीं लगाया। तो ये तो 100% मेरिट पे था और एक लाइन का प्रस्ताव था माननीय मनोहर लाल जी का, तो उन्होंने भी मनोहर लाल जी की बात को अब सर माथे पे लिया है कि जो हुआ वो सब अच्छा हुआ, मेरा बेटा नहीं लगा तो किसी एक गरीब का, जो शायद मेरे से भी गरीब है, चाय बनाने वाले का, रिक्शा चलाने वाले का, उसका लगा है। इस बात को सोच के जो मेरे रिश्तेदार, मित्र, प्यारे, अब उनके प्रति संतोष का भाव है उनको। संघ ने कोई मैसेज दिया है आपको, आ जाओ सीएम कार्यालय में आ जाओ या दिल्ली
जो कार्यालय वहाँ आ जाओ, या रोहतक में जो ऑफिस है संघ का वहाँ आ जाओ, कोई ऐसा मैसेज आया? नहीं, अभी तक मेरे को कोई ऐसा मैसेज नहीं आया, और मेरे को लगता है कि शायद आज शाम या कल तक कोई ऐसा मैसेज आएगी कि मेरे को क्या नई जिम्मेदारी दे रहे हैं। लोगों के क्या मैसेज, क्या फ़ोन आए हैं आपकी रिटायरमेंट की जब खबर सुनी? देखिए, दोनों तरह के ही आए हैं प्रतिक्रिया जी। जो बच्चे नहीं लग पाए अपनी मेरिट की वजह से जी, या किसी पॉलिसी को वो गाली दे रहे हैं, सीटी को, 4 टाइम को, इसको, वो अलग श्रेणी है। पर ज़्यादातर बच्चों का मेरे पक्ष में आया है, और ज़्यादातर बच्चे जो लाइन में हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमारी नौकरियों का क्या होगा। मैं उनको पूरा आश्वासन देता हूं कि जो नया चेयरमैन आने वाला है वो भी मेरी ही तरह काम करेगा, और मैं उसका पूरा सहयोग करूंगा। चाहे मैंने तीसरे दिन ऑफिस में आके उसको कुछ दिशा निर्देश, या जो अगर वो मेरे से कोई सलाह लेना चाहे कि कौन होंगे नए चेयरमैन सर? ये मेरे को अभी नहीं पता, पर जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। और जो मनोहर लाल जी की ईमानदारी, पारदर्शिता और ये मेरिट की जो बात है, वो भी आने वाला भी फॉलो करेगा इसको। तो क्या उन चेयरमैन भी वो ऐसे ही मिलेंगे जैसे आप बच्चों से मिलते थे? क्योंकि पहली बार जो पहले चेयरमैन होते तो मैंने देखा नहीं, वैसे मिलते तो होंगे, लेकिन जिस तरीके से आप सभी से मिले हो। नहीं, मैं आने वाले को भी यही सलाह दूंगा कि वो बच्चों से जरूर मिले। जो बच्चे हैं कई बार वो ऐसी बात बता जाते हैं जो हमारे को भी पता नहीं होती, तो हमारे को बच्चों से मिलने के बाद जहाँ उनकी ग्रेवेंसीज ठीक होती हैं वहीं पर बहुत सीखने को भी मिलता है। जगदीप जी, यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं सर? यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस पॉलिसी से पीछे भर्तियाँ हुई हमारे टाइम में, भारती जी के मेरे, वही पॉलिसी लागू रहेगी। आप ईमानदारी से अपना संघर्ष करें, नौकरी पाने के लिए स्टडी करें अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके। जब तक बीजेपी की सरकार है ये पॉलिसी एज इट इज रहेगी, और जो कतार में है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। नौकरी आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। तो सर क्या सीटी भी हो जाएगा क्या सर? सीटी में देखो, हमने सुझाव दिया है सरकार को जी कि ये सीटी के कुछ क्लॉज जो हैं जी, मैं स्वीकार करता हूँ आज पद छोड़ते हुए भी जी, कि कुछ क्लॉज जो है हमारे को पसंद नहीं है। इसमें सीटी में कुछ अमेंडमेंट करके नए सिरे से सीटी का ड्राफ्ट लेके आइए, और इसके कुछ क्लॉज ठीक करिए, और फिर ही नए सिरे से सीटी का एग्ज़ाम लीजिए। पहले अमेंडमेंट जरूरी है, और वो इस बात पे सहमत है सरकार। तो अमेंडमेंट हो सकती है? बिल्कुल अमेंडमेंट हो सकती है। तो अगला जब विधानसभा चुनाव होगा 6 महीने के बाद, उससे पहले सीईटी का पेपर होके और भर्तियां ज्वाइनिंग हो जाए? हाँ बिल्कुल, भर्तियां भी बहुत पाइपलाइन में है। सरकार ने सारा विभागों से डाटा मंगा लिया कि कहाँ कहाँ पोस्टें खाली हैं, और शायद लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद सीईटी का भी नया एग्जाम हो जाएगा नए ड्राफ्ट के साथ, और नई पोस्टें भी लगभग 60 से 70 हज़ार विधानसभा चुनाव से पहले आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये है हमारे भोपाल सिंह खत्री जी। मैंने पता नहीं कितने 6000 इंटरव्यू कर चुका हूँ मैं, पता नहीं कितने मंत्रियों से, मुख्यमंत्री साहब से भी मिल चुका हूँ मैं, लेकिन जो आज का इंटरव्यू था सच में भावुक करने वाला इंटरव्यू था। और सच में यार बहुत कुछ था, मैं और ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा। फिलहाल धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।